किसी भी मुल्क के ग्रोथ के लिए आपके एजुकेशन पॉलिसी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दे शुड गो एट पार। हिंदुस्तान आजाद होके 80 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 पॉलिसी मिले हैं। भाई हमारा ग्रोथ कैसा हो रहा है हिंदुस्तान का या दूसरे कंट्रीज का। एक जमाना था कि 1000-1200 साल पहले फॉरेन से है ना स्टूडेंट्स इंडिया को पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी है ना 5th सेंचुरी में हमारी एस्टैब्लिश हुई थी। उस वक्त पूरे सराउंडिंग कंट्रीज के लोग, जो बाकी के पूरे जो कंट्रीज है वो तो लोग पढ़ने आते थे। अप्रोक्सीमेटली हर साल 12 से 14 लाख लड़के और लड़कियां है ना फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। तो जो फॉरेन हमारा यहाँ से जो अमाउंट जो मनी ट्रांसफर हो रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू द ट्यून ऑफ 6 लाख करोड़ पर ईयर। वर्ल्ड के जो टॉप 20 कंट्रीज हैं जो एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट हैं, उसके बारे में आपकी स्टडी क्या है? फिनलैंड को नंबर 1 पोजीशन पे दिया गया है, सेकंड पोजीशन पे साउथ कोरिया, थर्ड पोजीशन पे जापान, 20th नंबर पे आता है आयरलैंड। अच्छा, इंडिया है ही नहीं टॉप 20 में। 72 पोजीशन पे इंडिया आता है। अच्छा सर, फिनलैंड नंबर 1 पे क्यों है? अप टू 10th स्टैंडर्ड तक है ना कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अच्छा, देयर इज नो एग्जाम। देयर इज नो एग्जाम अप टू 10th स्टैंडर्ड। पहली बार बच्चों को 10th का एग्जाम लिखना पड़ता है। ओके। अगर आप वहाँ के बच्चों को देखेंगे तो वो लोग है ना हैप्पीली है ना स्कूल को जाते हैं। यहाँ के जैसा नहीं बच्चों को मार पीट के है ना स्कूल को भेजा जाता है, वैसा नहीं है। 9th तक तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को 8 तक फेल करना ही नहीं है आपको। व्हाट इज दिस CBSE एंड स्टेट बोर्ड? 90% पेरेंट्स जो अपने बच्चों को CBSE स्कूल्स में भेज रहे हैं उनको भी ये पता नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग विद द एवरेज एंड बिलो एवरेज एंड डल स्टूडेंट्स। वी आर टॉर्चरिंग, दे आर टॉर्चर्ड इन द स्कूल्स, दे आर टॉर्चर्ड अमंग देयर फ्रेंड्स। इवन जब वो घर को वापस आते हैं, घर में भी है ना दे विल बी टॉर्चर्ड बाय देयर पेरेंट्स, दे विल बी टॉर्चर्ड बाय देयर सिबलिंग्स। जय हिंद साथी, वेलकम टू द HRS शो। आज के इस एपिसोड में एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी। ये एपिसोड स्पेशली आप तमाम के लिए ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आप समझ पाएंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और इस वक्त जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसे डिफरेंस है और वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस टाइप की एजुकेशन हमारे बच्चों को देना हमें ज़रूरी है। We have international schools, we have huge universities, colleges and everything, but somewhere we don't understand the education system itself. इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो and we become able to take better decisions for our children, for our generations to come. इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए we have an expert today. आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब से। BE सिविल एंड ही हैज़ डन हिज ME स्ट्रक्चर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, रैंक 1 स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुलबर्गा, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रस्टी एंड डायरेक्टर ऑफ NPS नेशनल पब्लिक स्कूल, and currently he is also serving our nation through an NGO called GBF, Gulbarga Betterment Foundation, and he is the president for that. आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम टू द HRS शो सर। शुक्रिया जनाब हबीब साहब, मुझे आपके इस पॉडकास्ट में मदऊ करने के लिए। इंशाल्लाह प्लेजर। जहाँ तक हो सके बिल्कुल ही रिसर्च ओरिएंटेड एनालिसिस बेसिस पे हम आपके इस पॉडकास्ट को हम जहाँ तक हो सके मालूमाती बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इंडीड इट्स बीन ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग मीटिंग यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू ऑन द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। तो सर उससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे जाएं, थोड़ा सा लेट आवर ऑडियंस नो कि हु इज़ मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब। टेल अस अबाउट योर स्टोरी सर। सर मेरा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है ना जो 7th स्टैंडर्ड तक मेरा शाहबाद में हुआ है। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ही वाज ए इंजीनियर। अच्छा। देन आई हैव कंप्लीटेड मेरा 10th स्टैंडर्ड SSLC है ना ख्वाजा हाई स्कूल से हुआ।
अच्छा, शाहबाद में कौन से स्कूल से? शाहबाद से अल-अमीन स्कूल से मैंने पास किया, अंजुमन 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 उर्दू मीडियम स्कूल। उर्दू मीडियम। सर, अंजुमन वाज फाउंडेड बाय माय ग्रैंडफादर ओह माशाल्लाह साहब। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली नाइस टू मीट यू। तो मैं आपके ही स्कूल से पढ़ा हूँ जी 7th स्टैंडर्ड तक। जी। फिर ख्वाजा हाई स्कूल से मैं SSLC 10th स्टैंडर्ड पास किया। अच्छा जी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा PU हुआ, PU 1 and 2 हुआ। उसके बाद PD इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरा इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग। फिर इमीडिएटली इंजीनियरिंग होते ही मैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग ME में या MTech आज जो कहते हैं, मैं स्ट्रक्चर से मैंने PD इंजीनियरिंग कॉलेज से ही कंप्लीट किया। अच्छा आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर in 91-92 batch, अच्छा and I got gold medal from Gulbarga University for that one. अच्छा जी। उसके बाद मैं इमीडिएटली मेरा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद मैं मिडल ईस्ट चले गया। वहाँ पे तकरीबन 12 साल था मैं। वहाँ पे आई वाज लीडिंग द डिज़ाइन एंड टेंडर डिपार्टमेंट देयर। ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक वहाँ पे मैं सबस्टेशंस, पावर प्लांट्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड हॉस्पिटल्स वगैरह पे काफ़ी बहुत ही बेहतरीन मुझे वहाँ पे एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला। और मैं तकरीबन वहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश किया। और मैं 2004 के आसपास आई केम बैक टू इंडिया। ख़ुद मतलब बच्चों की तालीम वगैरह थी, इसलिए मैं 12 साल वहाँ पे सर्व करके मिडल ईस्ट में इंडिया वापस आया मैं। अमेजिंग सर। जी So you अल्हम्दुलिल्लाह। got international experience। बहुत अच्छा सर। मैं in our past some meetings after the post dinner meetings of GBF, एक जगह मैं आपकी बात सुन रहा था कि आप स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे थे PUC में आपकी स्ट्रगल का, बिकॉज यू आर फ्रॉम उर्दू मीडियम स्कूल। तो आपने पूरा 10th स्टैंडर्ड तक उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है। जी तो दी गोल्ड मेडलिस्ट और ये जो एक्सेलेंस की जर्नी है, इसमें एक ब्लॉकेड आया था 11th स्टैंडर्ड, जी 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 राइट? जी तो वो थोड़ा सा उस स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उर्दू मीडियम से हैं। जी जी। उसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको ओवरकम नहीं करते हैं, तो वो आपकी एक जर्नी थोड़ा सा बताइए कि व्हाट हैपेंड इन 11th स्टैंडर्ड। वो एक्चुअली जब मैं PU 1 में एडमिशन लिया, जैसा मैं 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम से पास आउट हुआ था, जी स्टार्टिंग में तो जैसे ही मैं कॉलेज क्लासेस अटेंड करना चालू किया, तो क्लास में बैठने के बाद समझो एक तरह का मतलब स्टार्टिंग में तो रोना आता था। और अभी उर्दू मीडियम से इमीडिएटली इंग्लिश मीडियम का कन्वर्शन हो गया है। जी काफ़ी परेशान रहता था। मेरे वालिद साहब ही वाज आल्सो ए सिविल इंजीनियर। मेरे वालिद साहब का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे, और काफ़ी विजनरी थे मेरे वालिद साहब। उन्होंने वालिद साहब मुझे बोले कि भाई नहीं, वैसा परेशान नहीं होना, स्टार्टिंग में कुछ दिन होता है, नो प्रॉब्लम, फिर 2 से 3 महीने के बाद आप नॉर्मल मोड पे आ जाओगे। सो 2 डिफरेंट टाइप के इंग्लिश टू उर्दू एंड उर्दू टू इंग्लिश के डिक्शनरीज परचेस करके ला लिया। और वालिद साहब मेरे बोले कि मैंने डेली जो इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, घर पे आके उसके ऊपर कंसंट्रेट करके उसको है ना अपने ही लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में उसको एनालिसिस करके पहले समझो, समझने के बाद और अपने ही लैंग्वेज में उसको है ना एक बार लिख के है ना आप पेपर है ना रद्दी में डाल देना। ये मेरे वालिद साहब का ये था। और हमारी 8th 9th 10th में वालिद साहब मुझे ग्रामर भी सिखाए थे। तो उसके बाद ये जो मुझे फार्मूला जो हमारे वालिद साहब मुझे गाइड करे थे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता था कि भाई डेली जो भी कॉलेज में पढ़ाते थे, घर में आना, वो अच्छी तरह समझना, फिर एक बार लिख के है ना वो रद्दी में डाल देना। तो ऐसा हुआ कि भाई मेरे जहन में क्या था कि भाई एटलीस्ट पास तो होना, 35-40 मार्क्स तो लेना, वरना है ना क्या इज्जत रहेंगी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, माँ बाप के सामने। जी हमारे पास मेरे पेरेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल थे, तो फिर भी मुझे एक फीलिंग होता था कि भाई अरे एटलीस्ट 35 से 40% तो लेंगे, उर्दू मीडियम में पढ़ के आए हैं, ये हैं बोल के। बाद में हुआ ये कि भाई एग्ज़ाम हो गया। मुझे अभी भी याद है टोटल 200 की स्ट्रेंथ थी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में उस वक्त। तो जब रिज़ल्ट आया तो हमारा भी वो जो मैं समझता हूँ
थ्री इडियट्स मूवी है ना, वो मूवी की वो हमारे रिप्लिका निकला। अच्छा, मेरा रिजल्ट भी है ना नीचे से डाउन से ढूंढना शुरू किया। थर्ड क्लास से लेके सेकंड क्लास पे फर्स्ट क्लास पे जाके फिर मैं नर्वस हो गया कि फिर बाद में मालूम हुआ कि भी मेरा नाम ऊपर है। आई वाज द गवर्नमेंट कॉलेज का, आई वाज द फर्स्ट रैंक, आई गॉट फर्स्ट रैंक एट दैट टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100। तो वो रिजल्ट है ना अनबिलीवेबल था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी जी। और आगे चल के वो जो पढ़ने का मेरा जो हैबिट गिर गई थी, सही बोलने मतलब स्पेशली जब 10th में भी था ना हम लोग, मेरा 10th का जो रिजल्ट था आई गॉट ओनली 66%। अच्छा, मगर पीयूसी में आने के बाद ये जो मुझे पढ़ने की आदत पड़ी है ना, एक्सलेंट, काफ़ी मोहब्बत हो गया आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स, 99 केमिस्ट्री, इस तरह से है ना पूरे सब्जेक्ट्स है ना तकरीबन 95% है ना अब वही है ना, मुझे मैं उसमें ले लिया। तो मुझे स्ट्रेंथ उससे बिल्ट हो गई। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी जो रिजल्ट आया ना, आई वॉज द टॉपर टू गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्गा एट दैट टाइम। माशाल्लाह। फिर मुझे इंजीनियरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मिल गया, गवर्नमेंट सीट मिल गई। फिर उसका आगे का तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग भी फर्स्ट इन फर्स्ट ऑल द 4 years डिस्टिंक्शन। एमटेक भी मेरा, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा आई वॉज थ्रू आउट डिस्टिंक्शन। और मुझे यूनिवर्सिटी, आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर और माशाल्लाह। फर्स्ट रैंक आया था उस वक्त मैंने। सर, फिर ऑलमोस्ट 12 साल का आपका जो है मिडल ईस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा, वर्क एक्सपीरियंस। वापस आने के बाद आप इंडस्ट्रियल्स बने, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए, यू इस्टेब्लिश्ड योर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है ना आपका एज ए बिल्डर, यू इस्टेब्लिश योर सेल्फ। फिर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट, और होते होते ये चीज़ों में वाई डिड यू कम टू दी एजुकेशन फील्ड? वो मोटिवेशन क्या था? वेयर डिड यू फील के एजुकेशन जो है उसमें मुझे जाना है? जी जी, एक्चुअली मैं मिडल ईस्ट से 2003-2004 में मैं इंडिया वापस आया। आने के बाद मेरा स्टार्टिंग से मेरा एक रूटीन था। जब मैं इंजीनियरिंग भी करता था ना, उस वक्त है ना जैसा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले है ना मेरे पूरे दोस्त मेरे पास आते थे, उनको एक्सप्लेन करता था मैं। अच्छा, और जब मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था तो मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चों को ट्यूशन्स लेता था। अच्छा, तो मुझे पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी मुझे दिलचस्पी थी। दिलचस्पी थी। ओके। और मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरा विजन है ना वो उस डायरेक्शन में था। एनी हाँ, सऊदी अरब गए, जाने के बाद जब वापस आए, आने के बाद आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंस्ट्रक्शन यूनिटी बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट बोल के मेरा खुद का एक फॉर्म चालू किया। और उस फॉर्म के हिसाब से मैं स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दिया हूँ, बहुत सारे बिल्डिंग्स गुलबर्गा में एंड अक्रॉस कर्नाटका। पैरेलली इस वक्त है ना मेरा रियल स्टेट में मैं एंट्री हुआ है, उस वक्त कंस्ट्रक्शन भी चालू किया। जैसा कि भी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लेआउट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो गया। एनी हाउ वन फाइन डे हुआ ये कि भी समझे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह का बहुत बड़ा कम हुआ कि मुझे सामने से है ना एक बहुत बड़ा है ना ग्रुप गुलबर्गा का, जो हमारे हम वतन भाई थे, हम वतन भाई हैं, और उनकी तरफ से जैसा हमारे नमोशी साहब हैं जो एमएलसी हैं, और काफ़ी दूसरे हैं ना जैसा बुलबुले बोल के बुलबुल इंजीनियरिंग बुलबुले साहब है, और हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट तपड़ा एंड फैमिली है, नमोशी साहब के सिस्टर हैं डॉक्टर नलिनी, DHO रिटायर्ड ऑल्सो। एक बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा ग्रुप जिसमें है ना तकरीबन पूरे लोग इंटेलेक्चुअल्स थे। वो लोग है ना मुझे अप्रोच करे, सामने से अप्रोच करें करके बोले ऑलमोस्ट आज से 7-8 साल पहले, बोले कि भाई हम लोग गुलबर्गा में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल लाने जा रहे हैं, नेशनल पब्लिक स्कूल, जो बहुत ही फेमस फ्रेंचाइजी है और थ्रू आउट द इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल चेन्स, इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में उनके स्कूल्स हैं। बेंगलुरु में काफ़ी स्कूल्स हैं उनके, 10 से 12 स्कूल्स हैं। बेंगलुरु में तो एडमिशन नेशनल पब्लिक स्कूल में मिलना बोले तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काफ़ी प्राइम मिनिस्टर से रिकमेंडेशन आए थे एक ज़माने में तो नाम बोलना मुनासिब नहीं समझता। जी 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 जी। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन स्कूल की फ्रेंचाइजी है, तो मुझे अप्रोच करे। तो फिर मैं बोला कि भाई वो ग्रुप भी बहुत अच्छा है, इट इज़ नो डाउट दे बिलोंग्स टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पार्टी के उसमें लोग थे, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, हर टाइप के थे, मगर हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। तो बस वो लोगों के ग्रुप से इम्प्रेस होके
मैं उनके साथ ज्वाइन किया जबरदस्त। और ज्वाइन करके है ना पिछले 7 साल से मैं नेशनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज दोनों भी है ना एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। काफ़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ में है, उनके एकेडमिक्स में है, उनके मैनेजमेंट में है। हम कुछ डायरेक्टर्स है ना, हम डेली बेसिस पे एक अडॉक हमारी बॉडी है जिसके थ्रू वी यूज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एकेडमिक्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन। जी, आई हैव विजिटेड योर स्कूल yes 3 times till now और मैं देखा हूँ कि हाउ एक्टिवली यू पार्टिसिपेट। आप स्टूडेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से भी जो है आप काउंसलिंग वगैरह में सेशंस में आई हैव सीन यू, और पॉलिसी मेकिंग में हैं आप, और जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। सो लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप पोजीशन जो भी एजुकेशन सिस्टम है आई हैव सीन यू बीइंग इन्वॉल्व्ड। मैं यही समझना चाह रहा था कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी 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 जी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा आज के टॉपिक है पॉडकास्ट में, इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि भी हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जो पॉलिसीज़ कितने बार आए हैं उससे हमको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947, ओके 1947 के बाद जो हमारी फर्स्ट नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बनी है एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बनी है 1968 में। अच्छा, तो 47 से 68 तक क्या यूज कर रहा है? उस वक्त थे तालीमी इदारे थे, वो चल रहे थे, मतलब एक एस्टैब्लिश था वो चल रहा। हाँ चल रहे थे। एक सॉलिड जो पॉलिसीज हैं एजुकेशन लाइन में हमारी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे है ना फर्स्ट टाइम आई है 1968 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पीरियड में है ना वो आई थी। देखिए ये आई है आफ्टर 21 ईयर्स एक पॉलिसी बनी है हिंदुस्तान में। उसके बाद जो सेकेंड पॉलिसी आई है 1986 में आई है, जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब के पीरियड में आई थी। तो मतलब 20 फर्स्ट पॉलिसी और सेकेंड पॉलिसी के बीच में 18 ईयर्स का गैप है। अच्छा, फर्स्ट पॉलिसी आई 21 ईयर्स के बाद 1968, सेकेंड पॉलिसी आफ्टर 68 इट केम इन 1986। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के पीरियड मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी 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 जी। तो बहरहाल इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं जी। 1986 में सेकेंड पॉलिसी आई। उसके बाद जो थर्ड पॉलिसी आई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में, अब फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, 2020 में आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आफ्टर राजीव गांधी दिस इज द थर्ड। ये पॉलिसी आई है आफ्टर 34 ईयर्स। ओके, देखिए फर्स्ट पॉलिसी 21 ईयर्स, सेकेंड पॉलिसी 18 ईयर्स, थर्ड पॉलिसी 24 ईयर्स के। यहाँ पे देखिए कोई भी मुल्क की तरक्की होंदे या किसी भी मुल्क के ग्रोथ के लिए आपके एजुकेशन पॉलिसी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दे शुड गो एट पार। हमारे हिंदुस्तान आज़ाद होके 80 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट तकरीबन 79-80 ईयर्स हो गए, उसमें सिर्फ 3 पॉलिसी मिले हैं। और आप देख रहे हैं कि भाई हमारा ग्रोथ कैसा हो रहा है हिंदुस्तान का या दूसरे कंट्रीज़ का। एक ज़माना था, आज हमें टॉपिक इसलिए लिए हैं कि भाई एक ज़माना था, आज से है ना आपके 1000-1200 साल पहले फॉरेन से है ना स्टूडेंट्स इंडिया को पढ़ने आते थे। एग्जाम्पल्स नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी, आप देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का आपको जस्ट थोड़ा ब्रीफ बोलता हूँ मैं। नालंदा यूनिवर्सिटी है ना 5th सेंचुरी में हमारी एस्टैब्लिश हुई थी। उस वक्त है ना पूरे सराउंडिंग कंट्रीज के लोग, जैसे चाइना है, तिब्बत है, ये बाकी के पूरे जो कंट्रीज है वो से लोग पढ़ने आते थे। श्रीलंका है। हाँ आते। उस वक्त हिंदुस्तान है ना सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो एजुकेशन भी हम लोग बहुत आगे थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में कायम हुई। 12th सेंचुरी में है ना नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया, मतलब उसको हो गया। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल कब कैसे क्यों हुआ, बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया गया। कुछ लोगों की कुछ मतलब इन्वेडर्स जो हैं, जो बाहर से आके है ना वो करे, बहरहाल वो दूसरी टॉपिक है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ मालूम है, 2006 में APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है।
नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब है ना वहाँ के असेंबली को एड्रेस किए थे। एड्रेस करके है ना वो बोले कि भाई हम दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी को कायम करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। और वो है ना 2006 में और रीबिल्ड करने का काम चालू हुआ। सराउंडिंग कंट्रीज वाले भी है ना इसमें है ना वो कंट्रीब्यूट किए। वो बोले नहीं बहुत अच्छा काम है, आप रीबिल्ड करिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान के लिए। जी। बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज भी आए हैं बट एक हम निकला नालंदा के में से निकाला कि वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी एवर हैड इन द वर्ल्ड। जी जी। नालंदा। तो फिर 2010 में हो रीस्टार्ट हो गए नालंदा। ओके। अब देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये एजुकेशन पॉलिसी के लिए आज के पीरियड में हमारे हिंदुस्तान से हायर एजुकेशन के लिए अभी भी लोग बच्चे बाहर जाते हैं। जी। उसका एक मैं छोटा सा एनालिसिस किया हूँ। अप्रोक्सीमेटली हर साल 12 से 14 लाख लड़के और लड़कियां है ना फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना फिलहाल आज के पीरियड में इट इज काउंटेड एज द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से देखिए हमारा कितना फाइनेंस भी बाहर कर रहा है। तो मैं फाइनेंस भी कैलकुलेट किया। जो फाइनेंस भी जो है ना अंदाजा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डाटा है 14 लाख मतलब 12 से 14 लाख बच्चे फॉरेन को पढ़ने के लिए जाते हैं। हर बच्चा मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 लाख तो जाते हैं। जी हाँ। और कुछ कंट्रीज में जैसे अमेरिका यूएसए वगैरह है वहाँ पे 80 से 90 लाख 1 करोड़ तक भी जाता है। जी। तो जो फॉरेन हमारे यहाँ से जो अमाउंट जो मनी ट्रांसफर हो रहा है इट इज अप्रोक्सीमेटली टू द ट्यून ऑफ 6 लाख करोड़ पर ईयर। ओह गॉड, 6 लाख। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया का जो थ्रू आउट इंडिया पूरे कंट्री का है ना 10 से 12% बजट है। ये कोई मामूली फिगर नहीं है। इट्स वेरी क्या बोलते हैं हम ये फिगर हमारे जब हम देखते हैं कि इतना पैसा बाहर जा रहा है, इतना पैसा 10 से 12% हमारा बाहर जा रहा है। तो अब हमको ये एनालिसिस करना है कि भाई हम क्या है कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे हमको सुधार करना है। सर वर्ल्ड के जो टॉप 20 कंट्रीज हैं जो एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट हैं उसके बारे में आपकी स्टडी क्या है? देखिए वर्ल्ड में जो आज की डेट में जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं जो एजुकेशनल लाइन में सबसे आगे हैं, एक इसको एनालिसिस के लिए भी है ना जो डाटा प्रिपेयर किया गया है। एक 3-4 फोरम्स हैं जो हम बेसिस ले सकते हैं। जैसे कि भी फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, और US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक है। तीसरा है यूनेस्को का डाटा है हमारे पास, और चौथा है पीसा बोल के है। ये जो है ना प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। ये 4 हमारे पास एजेंसीज हैं। लाइक पैरामीटर्स। ये है ना वर्ल्ड के एजुकेशन स्टैंडर्ड को है ना एक्रीडेट करते हैं करके है ना उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई कौन आगे चल रहा है कौन पीछे है। ओके। तो इसके हिसाब से जो टॉप 20 कंट्रीज हैं जिसमें पहला नंबर आता है फिनलैंड का। ओके। फिनलैंड को नंबर 1 पोजीशन पे दिया गया है। सेकंड पोजीशन पे है साउथ कोरिया, थर्ड पोजीशन पे है जापान, फोर्थ पोजीशन पे है सिंगापुर, फिफ्थ पे है कनाडा, सिक्स्थ पे है नेदरलैंड, सेवेंथ पे है स्वीडन, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चाइना, और 20th नंबर पे आता है आयरलैंड। अच्छा, इंडिया है ही नहीं टॉप 20 में? टॉप 20 में नहीं है इंडिया। अच्छा, क्या नंबर है कुछ? इंडिया का जो नंबर है ना वो आता है हमारे ये सर्वे पीसा के सर्वे के हिसाब से 72 पोजीशन पे इंडिया आता है। 72 पे है इंडिया जो उनकी रैंकिंग है। अच्छा जी। अच्छा सर, फिनलैंड नंबर 1 पे क्यों है? मतलब यूएस भी देख रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली शायद यूएस का नंबर भी 12th या 13th है। कनाडा इज ऑन 5th एंड इतनी छोटी कंट्री। फिनलैंड देखिए वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना थोड़ा मैं मोटे अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ जी। जैसा वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक है ना कोई एग्जामिनेशन नहीं है वहाँ पे।
अच्छा, देयर इज नो एग्जाम। देयर इज नो एग्जाम अप टू 10th स्टैंडर्ड। पहली बार बच्चों को 10th का एग्जाम लिखना पड़ता है। ओके। अगर आप वहाँ के बच्चों को देखेंगे तो वो लोग है ना हैप्पीली है ना स्कूल को जाते हैं। यहाँ के जैसा नहीं, हम बच्चों को मार पीट के है ना स्कूल को भेजा जाता है, वैसा नहीं है। अच्छा, यू हैव टू क्रिएट ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट पहले क्रिएट करना है स्कूल में। उसको ऐसा लगे कि रोज ये मेरी भी जाने की जगह है। हाँ, स्कूल को जाने के लिए ये कहेंगे ऐसे जैसा मैं बोला, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनलैंड में है ना, इट्स अ यूनिक एंड द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ इन द वर्ल्ड। वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक का कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप ब्रिटिश सिस्टम लेंगे, ब्रिटिश में है ना बच्चा है ना 6th तक कोई एग्जाम नहीं है, 7th में एग्जाम देता है। फर्स्ट टाइम देखिए हाँ, मिडिल ईस्ट में जो ब्रिटिश एम्बेसी के स्कूल्स वगैरह है ना, कोई एग्जाम्स नहीं है। ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो गौर करने के काबिल है यहाँ पे। तो बच्चे आगे कैसा बढ़ते हैं? जो बच्चे हैं ना आगे प्रमोट होते हैं, जो प्रमोशन मिलता है बच्चों को, टीचर्स के फीडबैक और बच्चों का है ना स्टूडेंट्स का ग्रोथ। अगर कोई लड़का ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ है और टीचर के फीडबैक से है ना, नहीं ये बच्चा है ना 4th से 5th को प्रमोट करना है, 5th से 6th को प्रमोट करना है। हमारा यहाँ क्या सिस्टम वैसा नहीं है। आप गौर करिए, कोई बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, 9th तक तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को 8th तक फेल करना ही नहीं है आपको। फिर एग्जाम क्यों ले रहे हैं? वो बस है, मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करना है हमारे पास। तो बच्चे को 8th तक कोई डिटेन नहीं कर सकते। 9th में आया, अब मैं जैसा बोला कि भी आप है ना फॉरेन कंट्रीज में बच्चे के ग्रोथ और टीचर्स के फीडबैक से उसको आगे प्रमोट करते हैं। ओके। हमारे पास अब 9th का जो बच्चा 9th तक आया फॉर एग्जांपल, आप उसको है ना कोई भी एक है ना इंग्लिश का स्टेटमेंट दीजिए या सेंटेंस दीजिए, वो नहीं लिख पाएगा। बहुत सारे जैसा उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों को है ना इंग्लिश में अपना नाम भी नहीं लिख पाते। कन्नड़ा में आज भी मेरा चैलेंज है, बहुत सारे स्कूल्स हैं 9th स्टैंडर्ड इवन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अपना नाम खुद कन्नड़ा में नहीं लिख पाएंगे, हिंदी में नहीं लिख पाते, सेंटेंस नहीं बोल सकते, 2 डिजिट्स का एडिशन नहीं कर सकते, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, सिंगल डिजिट्स का डिवीजन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करिए 9th 8th 9th 10th में बच्चे हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे हमारा लैप्सेस किधर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये तो सोचने वाली बात है ना। राइट। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बच्चा जो दूसरे ग्रेड को प्रमोट होता है, वो ग्रोथ के बाद ही प्रमोट होता है वो बच्चा। और डेफिनेटली वो ग्रोथ उसमें आप देख पाएंगे बच्चे में। ये फर्क है हम में और फॉरेन कंट्रीज। तो दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन कि भाई वो प्रमोट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड द टीचर्स फीडबैक। असेसमेंट करते हैं टीचर, हर महीना उनका असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट के बेसिस पे ना बच्चे को ग्रेडिंग दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, उसका कार्ड मिलता है, उसके बाद ना बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो हम 73 रैंक पे हैं। 72 पे। सर, मेन डिफरेंस हमारे यहाँ जैसे कि CBSE है, स्टेट बोर्ड है और ICSE, तो वो तो आपने बता दिया है। फिर भी इनमें ये दोनों चीज़ों में पब्लिक उतना ज़्यादा जो है अनअवेयर है, नहीं जानते हैं। But what is this CBSE and state board? डिफरेंस क्या है मेन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन CBSE एंड स्टेट बोर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि भाई 90% पेरेंट्स जो अपने बच्चों को CBSE स्कूल्स में भेज रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं जी। तो अब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई CBSE और स्टेट बोर्ड में फ़र्क क्या है। देखिए, CBSE का जो एजुकेशन है, CBSE में जो पढ़ाते हैं, इट इज़ टोटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, कोई भी हो, आपको है ना एक्टिविटी के जरिए आपको बच्चों को समझाना है, नंबर 1। दूसरा जो है ना CBSE स्कूल्स में है ना आपकी लर्निंग जो होती है ना, वो एक्टिव लर्निंग होती है। ओके। मैं आपको आगे बताता हूँ कि भाई क्या है एक्टिव, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ओके। अब आइए आप स्टेट बोर्ड का स्कूल।
स्टेट बोर्ड में आपकी लर्निंग होती है पैसिव, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में आपको है ना कोई भी है ना लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड नहीं है और ना है एक्सपेरिमेंटल बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड में कोई लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लैब नहीं होता। आप सीबीएसई को लीजिए, सीबीएस में आपको है ना कंपल्सरी यू हैव टू हैव द फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब। स्कूल से ही स्कूल में ये सब, मैं सीबीएसई स्कूल जैसे में कि अभी जनरली स्टेट बोर्ड में ये होता है कि 11th और 12th में हम पहली बार जो है वो देखे थे लैब देखे। यहाँ पे नहीं, आपको है ना यहाँ पे सीबीएसई में ये कंपल्शन है, आपको एफिलिएशन ही नहीं मिलता जब तक। ओके ओके, यू हैव टू हैव अ लैब। आपको बच्चों को जो टीच करना है थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है और थ्रू है ना एक्सपेरिमेंट्स टीच करना है आपको बेसिकली। तो उसके बिल्डिंग पैरामीटर्स भी अलग हैं। बिल्कुल 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 सीबीएसई का क्या लेवल है सर? देखिए बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपको देखिए सीबीएसई में अगर कोई स्कूल कायम करना चाह रहे हो तो आपको है ना लैंड रिक्वायरमेंट है आपकी, क्लासरूम का साइज इतना होना बल्कि है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का साइज इतना होना है। साइज मींस सर मतलब क्लासरूम साइज में एक क्लास में 50-60 नहीं बैठा नहीं बैठते, एक क्लास में आपको 30 या 32 बच्चों को ही बिठाना है पर टीचर, 30 स्टूडेंट एक क्लासरूम में। ओके। और उसका साइज भी डिफाइन है। आप है ना एक क्लासरूम में हमारे जमाने में है ना 70-80 बच्चे 100 बच्चे डालते थे, नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह टीचर भी कॉन्सेंट्रेट करना है ना। तो ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पूरा स्टैंडर्ड है उसे है ना, सीबीएसई के नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स के हिसाब को सेटअप करना है। पैरेलल स्टेट बोर्ड के भी नॉर्म्स है, उसके हिसाब भी आपको सेटअप करना है। मगर जैसा कि अभी डिफरेंस है, देखिए ये डिफरेंट मेजर डिफरेंस है सीबीएसई और मेन डिफरेंस पे ही बात करते हैं सर। आप जैसे बता रहे हैं कि स्टेट बोर्ड है और सीबीएसई है, एक पैसिव लर्निंग है, एक एक्टिव लर्निंग है। जी चलिए इसी को हम जो है ना वी सेट दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर आवर डिस्कशन। हाँ, नाउ लेट अस डिस्कस ऑन व्हाट इज CBSE's एक्टिव लर्निंग एंड व्हाट इज स्टेट बोर्ड्स पैसिव लर्निंग। जी व्हाट इज दिस? सीबीएसई का जो है एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, एक तो उसमें फर्स्ट 4 चीज़ें हैं जिस पे सीबीएसई स्कूल्स में कंसंट्रेट किया जाता है। एक तो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल स्टडीज़ लीजिए फॉर एग्जांपल, ओके। जिसके ताल्लुक से हम सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। सोशल स्टडीज़ में किसी राजा महाराजा या कोई शहंशाह के बारे में कोई चैप्टर है समझे फॉर एग्जांपल, ओके। वो चैप्टर के ऊपर है ना आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, वो पूरे चैप्टर का जैसा फॉर एग्जांपल वो पूरा चैप्टर है ना 30 मार्क्स कवर करता है फॉर एग्जांपल। ओके। वो पूरे चैप्टर पे है ना आप है ना एक्टिविटी के लेवल पे आप एक ड्रामा है ना आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके। तो वो ड्रामे को है ना प्ले किया जाता है बच्चों के सामने। चलिए वो समराइज करके वो पूरा ड्रामा प्ले होता है। ओके। देखिए एक बार आप वो ड्रामा प्ले होने के बाद जब आप देखेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलते। सही बात है ना, इट विल बी फिक्स्ड एज अ स्टोरी कि एक एक्टिविटी तो ये एक्टिविटी का सारा कॉन्सेप्ट बोला। मैथमेटिक्स में भी हमारे पास लैब है, एक्टिविटीज मैथ्स लैब है, ओके। सोशल स्टडीज लैब है, अच्छा। केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब। वहाँ पे है ना आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक्टिविटीज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को, ओके। सो दैट कि भाई बच्चे हैं ना वो भूले ना जिंदगी में, मसल मेमोरी डेवलप हो। मसल मेमोरी डेवलप हो जाना। ओके। तो ये एक हो गया। दूसरा सीबीएसई स्कूल्स में क्या होता है, जैसा नोट्स है, देखिए नोट्स है एक प्रूवन साइंस है कि भाई जब कोई बच्चा नोट्स लेता है या कोई नोट्स देता है वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। राइट। है ना, राइट। वो लिखता है, लिखने के बाद एक बार लिखा तो खत्म, वो आपकी मेमोरी में फिट हो गया। राइट। ये भी है ना आपके एक्टिव लर्निंग में आता है। नंबर 3, आप जब घर को जाके आप खुद पढ़ते हैं, खुद स्टडी करते हैं, स्टडी आपको जैसा बुक में है या कोई टेक्स्ट बुक में है आपको मग करना नहीं है, रट मारना नहीं है, एक वर्ड बाय वर्ड उसको नहीं 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 रे, वो तो कभी स्टडी होना ही नहीं है। ओके। आप वो आंसर को अपने ओन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना करके है ना, हो सका तो एक बार है ना लिख के है ना आप उसको रद्दी में डाल दीजिए पेपर को। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नोट इट डाउन, राइट द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन थ्रो इट आउट दैट पेपर, रद्दी में आप ये कर लीजिए। ये तीसरा वे है एक्टिव लर्निंग का।
और जो फोर्थ वे है एक्टिव लर्निंग का, जो बेस्ट है, जो मैं भी मेरे एजुकेशन के पीरियड में किया हूँ और अभी भी काफ़ी बच्चे लड़के करते हैं, आप किसी वीक बच्चे को एक्सप्लेन करिए अच्छा, लेट द चाइल्ड एक्सप्लेन द टॉपिक और टॉपिक टू द वीक स्टूडेंट्स। और किसी को भी है ना, आप एक्सप्लेन करके बोल दीजिए, वो जिंदगी भर वो है ना, वो उसको याद रहेगा, वो नहीं भूलेगा। बिल्कुल। ये हो गए एक्टिव लर्निंग के 4 पैरामीटर्स, जी, जो है ना सीबीएसई स्कूल्स में सिखाए जाते हैं। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि हर सीबीएसई स्कूल में ये सिखाया जा रहा है, आई डोंट नो, ओके। कि ये तो होना चाहिए। हमारा जो स्कूल है, हम जहाँ तक है हम कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह से हम बच्चों को टीच करें। ओके। हम वी आर फॉलोइंग अदर स्कूल्स, वी डोंट नो ओके। कि वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मगर मेरा यहाँ पे मैसेज पेरेंट्स को जाना ये है कि भाई एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। सही बात। मैं बोल रहा हूँ ना, 90% पेरेंट्स को पता ही नहीं है। नहीं, सिर्फ एक चीज है कि सीबीएसई बहुत बड़ा होता है भाई, उससे बहुत बड़ा हो रहा है, हमारे पास उसकी डिटेलिंग नहीं है। तो सर, ये एक्टिव लर्निंग के बारे में आपने डिटेल्स बताई, सो व्हाट अबाउट स्टेट बोर्ड एंड पैसिव लर्निंग? ओके, जैसा पैसिव लर्निंग है, द पैसिव लर्निंग विल इन्वॉल्व ओके। लिसनिंग, देन ऑब्जर्विंग, then memorizing the things. Memorizing, doing what? Memorizing the things like you will by heart the things or mug the things. आप है ना याद करते हैं as it is। तो यहाँ पे पैसिव लर्निंग में कोई भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो नॉर्मली है ना, जो स्टेट बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, द टीचर विल टीच, द स्टूडेंट्स विल लिसन, देन द स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व, then they will copy the thing or they will do the memorizing. So the whole learning process is completely, concentrated or forced on the students' brain. कि वो सिर्फ directly सुने and they listen and they observe. Either they mug up, they by heart, or they just remember it by listening. By listening. So there are. वही होता, आप देखिए स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में कोई आपके पास एक्टिविटी सेंटर नहीं होता है, कोई उनके पास lab is also been introduced in the 11th grade. हाँ, 11th grade labs are introduced. Okay, so there is no introduction of the labs in the school. Students do not get to any activity based thing. Definitely, yeah. Practical नहीं है. Practical नहीं है. So it's all about theoretical and taking down notes. That's all. हाँ, कोई उसमें ज्यादा है ना, कुछ ये नहीं है उसमें, और बच्चे उसी तरह पढ़ के आगे बढ़ते हैं। So it's all dependent on one lecture's explanation. जो टीचर्स का explanation है वही है। जी। तो is there a limitation of कि कितने बच्चे होंगे उसमें? 30, जैसे नहीं, सब स्टेट बोर्ड में भी लिमिटेशंस है, जैसे कि भाई 40 स्टूडेंट्स को लेना है, मगर फिर भी क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग सेक्शंस बनाने के बजाय एक ही सेक्शन में है ना 80 बच्चे, 70 बच्चे, 100 बच्चों को रख देते हैं। तो कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए क्या है मालूम, डिपार्टमेंट से भी कंट्रोल होना स्टेट बोर्ड के लिए भी, राइट, कि भी 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक सेक्शन में नहीं होना। See, basic thing is we the people are uneducated on the concept of CBSE or state board education system, right? We do not know the norms and what are the regulations being passed on by the boards. Yeah. So we do not question. जैसे एक स्कूल में 80 बच्चे एक ही क्लास में हैं, why there are no sections, क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स भी जाकर बात नहीं करते हैं स्कूल्स में। स्कूल्स कैसे मैनेज हो रहे हैं वी डोंट नो, मे बी अवेयरनेस, अभी देखिए पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आना है। हाँ, और जो स्कूल्स रन करते हैं उनको भी अवेयरनेस आना है। स्पेशली सर थ्रू योर पॉडकास्ट दिस इज व्हाट वी आर एमिंग। और हम अपने ऑडियंस से भी यही कहेंगे कि स्प्रेड दिस पॉडकास्ट, दिस एपिसोड स्पेशली to everybody in your contact, in your network, in your relatives, your friends and everyone, so that people understand कि exactly policy, education, ये सारी चीज़ें हैं क्या। और हम में से हर everybody has children, सबके पास में बच्चे हैं, student है वो किसी स्कूल में, we must know what are the things in system and how we should ask questions. लड़ने की बात नहीं हो रही है, बट सवाल तो करना पड़ेगा ना, ये चीज़ें गलत हो रही है तो कहाँ गलत हो रही हैं। सो सर लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम स्टूडेंट्स
जनरली कोई उसमें अलग अलग सेगमेंट होंगे, तो इज देयर अ सिस्टम के हाउ वी कैन एकेडमिकली ग्रुप दी स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल में जो मेरा एनालिसिस और मेरी स्टडी है, वी कैन ग्रुप द स्टूडेंट्स इन 3 कैटेगरीज। ओके। एक तो मैं ग्रुप लूंगा कि भाई ये एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स, जो एक्सट्रीमली गुड एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स, एक है। और एक ग्रुप है जो एवरेज है और कुछ अबव एवरेज बोल सकते हैं आप। और एक ग्रुप है बिलो एवरेज ले सकते हैं, या दे आर वेरी वीक स्टूडेंट्स। ये 3 ग्रुप्स हैं। अगर आप ऊपर का ग्रुप लेंगे, फर्स्ट ग्रुप लेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स का, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स को है ना, अगर उनको कुछ हद तक इफ दे डोंट गेट द प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर है ना उनको काउंसलिंग वगैरह नहीं भी मिली, तो वो बच्चा खुद से स्टडी करके है ना वो लोग है ना रैंक लाएंगे। जैसा कि भी आप देखेंगे पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जो स्टेट बोर्ड से जो रैंक लाए हैं बच्चे छोटे छोटे गांव के, जहाँ पे है ना स्कूल की बिल्डिंग तक सही नहीं है, वहाँ पे टीचर्स भी सही नहीं है, और वहाँ के बच्चे है ना स्टेट को रैंक लाए हैं। तो दोज आर द एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स। सर, आई एम इंटरप्टिंग यू, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। द थिंग इज कि जैसे आपने कहा कि 3 कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, हम अब ये देख रहे हैं कि एवरी लाइक पीयू कॉलेज और फॉर दैट मैटर स्पेसिफिकली आर टारगेटिंग स्टूडेंट्स जिनके अच्छे रैंक आते हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं सब उनके पीछे लगे हुए हैं। सो which group needs more attention? या इसलिए मैं ज़रा आगे बताता हूँ, थोड़ा तीनों ग्रुप का आई विल उसको है ना अलग अलग डिफाइन करके देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन कि विच ग्रुप नीड मोर एंड मोर अटेंशन। तो एक तो है कि भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, टीचर जैसे पढ़ाएगी बच्चे इंप्रूव करते जाएंगे एंड दे विल गेट द मार्क्स। जो सेकेंड ग्रुप है जो एवरेज और थोड़ा अबव एवरेज बोलेंगे, अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर टीचिंग अगर मिलेंगे ना वो बच्चों को, दे कैन बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी, दे कैन बिकम वेरी गुड स्टूडेंट। वो भी है ना अबव 90-95% वो लोग भी स्कोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एवरेज और अबव एवरेज। अब वो जो तीसरा ग्रुप है जो बिलो एवरेज और जो वीक है, उन लोगों का बड़ा मसला है। आप देखिए कोई भी स्कूल में जाइए आप, कोई भी स्कूल में जाइए आप, वहाँ पे आपको सीबीएसई स्कूल है या आईसीएसई का स्कूल है या कोई आईबी स्कूल है, कोई भी मतलब जो हमारे पास स्टेट बोर्ड में भी लीजिए, हर स्कूल में थोड़े वीक बच्चे मिलेंगे आपको। और स्पेशली कोरोना के बाद तो और है ना एजुकेशन स्टैंडर्ड बच्चों का बहुत डाउन हो चुका है। हाँ, तो आप फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलरली लूँगा सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। I will not go to other type of education system. CBS और स्टेट बोर्ड में आज की डेट में भी आप 7th स्टैंडर्ड लीजिए, 8th स्टैंडर्ड लीजिए, 9th स्टैंडर्ड में लीजिए, 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें है ना, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8th स्टैंडर्ड के लिए, उन्हें है ना कोई अंग्रेजी का इंग्लिश का दे आर नॉट एबल टू रीड अ सेंटेंस। ओके, दे कैन नॉट डू द 2-digit एडिशन, they cannot do the single digit multiplication, they don't know the tables, they don't know the basic chemical names, chemical structure, फिजिक्स में सिंपल चीज़ों को। तो इस तरह के बहुत 20 से 25% स्ट्रेंथ आपको मिलेगी आज की डेट में। हमको है ना उसके ऊपर काम करना है। ओके, हाँ। So, how practically we can improve the weak, below average students? सर, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो देखिए वो लोग है ना, उन लोगों को आज की डेट में काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है, हम खाली एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे और एवरेज या अबव एवरेज बच्चों को देख रहे हैं, कोई है ना बिलो एवरेज के बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। इवन स्कूल में भी देखिए वो बच्चों का साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट कैसा बनता है। जो बिलो एवरेज जो डल बच्चे हैं, स्कूल को जाते हैं 7 से 8 घंटे स्कूल में रहते हैं। अब स्पेशली अगर कोई सीबीएसई स्कूल में है तो वो बच्चे का तो भी हाल का पता ही नहीं। देखिए वो बच्चा क्लास में अगर कोई 8th स्टैंडर्ड में है, कोई टीचर उसको फिजिक्स की टीचर कुछ पढ़ा रही है,
उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस हैं। जब बच्चे को बेसिक ही का ही पता नहीं है तो वो अप्लाइड क्वेश्चंस को कैसा कैच करेगा? So he feels nervous and isolated. सर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है वो, उसके लिए वो हेडेक होता है बच्चे को, क्योंकि क्लास में भी है ना टीचर है ना उसको डांटेगी, Right, right. तुम ऐसा क्यों हो, क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं कर रहे। बच्चों उसके दोस्तों से भी उसको है ना थोड़ा नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होता। Right. वो बच्चा 7 से 8 घंटे स्कूल में जाके है ना वो बस परेशान रहता है। फिर घर को आता है, Doesn't understand anything. घर पे आने के बाद फिर वो माँ बाप की तरफ से वही उसको है, क्यों नहीं पढ़ के है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, बस वही है। What exactly we are doing with the average and below average and dull students, we are torturing. They are tortured in the schools. They are tortured among their friends. Even when they come back to their homes, जब वो घर को वापस आते हैं, घर में भी है ना they will be tortured by their parents. They will be tortured by their siblings. So देखिए उनका mental level, how psychologically, how much depressed, under what circumstances he is going. तो वो फीलिंग हमारे को टीचर्स को भी आना है और पेरेंट्स को भी आना है। देखिए वो फीलिंग्स आने के बाद ही है ना यू कैन डू वट एवर रीमेडल एक्शन, वट एवर करेक्शंस आर रिक्वायर्ड, वी कैन डू इट। तो मेरा मेन फोकस, द मेन पॉइंट है जो मैं जो है ना वो उस पर स्ट्रेस करके मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे को है ना रैंक स्टूडेंट्स को, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, जो एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स है, वो हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारे को है ना एवरेज और बिलो एवरेज को कैसा आप उनको है ना आगे है ना नॉर्मल अबोव नॉर्मल उनको आगे बढ़ा सकते हैं। Right. उसके ऊपर है ना वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स। दिस इज माय अपील. This is my appeal to all the CBSE school, those management people and all the state board school, those who are running, either it is private or it is a government or it is added, it is partly added or fully added. उन लोगों को मेरा ये अपील है, बहुत स्ट्रांग अपील है कि हम किस तरह है ना इन बच्चों को रिमेडल एक्शन, रिमेडल क्लासेस लेके हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। Right. Even to the parents also, it should. Parents also, they have to go hand in hand along with the teachers of the school. Amazing, sir. अच्छा देखिए आप जैसा कि भाई आपने पूछा कि भाई हाउ वी कैन इम्प्रूव द एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ दीज वीक स्टूडेंट्स। हाँ, इसके लिए मेरा एक एनालिसिस है, मैं कुछ इसके ऊपर वर्किंग किया हूँ, कुछ रिसर्च किया हूँ। So this we can do by two things. One, it can be done at home by the parents. कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, he is studying in the 7th standard. He is very very weak. Fundamentally he don't know anything. ठीक है, तो एक जो है जो पेरेंट को क्या करना है, जब भी वेकेशंस आते हैं बच्चों के, आपको वेकेशंस में you will be getting 2 to 3 months holidays. Like from March मिडल और मार्च एंड में आपका एग्जाम हो जाता है, अप्रैल एंड मई 2 months प्योरली विल गेट, समटाइम्स यू विल गेट 2.5 month. ये 2.5 month बच्चे को घर पे पेरेंट्स है या माँ है या बाप है, या इवन इफ दे कैन नॉट टीच द स्टूडेंट्स दे कैन अपॉइंट सम टीचर। आपको 2 से 2.5 महीने आप बच्चे के बेसिक्स को इम्प्रूव करना है। घर में डेली 5 से 6 घंटे तक बच्चे को है ना पढ़ाइए 2 महीने रिगरसली। अच्छे अच्छे टीचर्स को अपॉइंट कीजिए, बच्चे का बेसिक इंप्रूव कीजिए, चाहे इंग्लिश हो, इफ इट इज इंग्लिश और साइंस और मैथमेटिक्स और एनी लैंग्वेज, दिस इज द वन थिंग यू कैन डू इट एट होम। सेकेंड, पैरेलली मैं से advice to the school management and to the school teachers, parallelly they can prepare one syllabus, remedial syllabus इन बच्चों के लिए। जैसे जून में बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, एटलीस्ट फॉर 1 month or 1.5 month they should prepare a syllabus for all standards,
my concern is you can start from second standard up to ninth standard. You can prepare the syllabus, special syllabus. वो स्पेशल सिलेबस है ना, आप एक महीना स्टार्टिंग का स्कूल जैसे ही चालू होगा ना, वो एक महीना बच्चों को आप पढ़ाइए, जो वीक बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, उनका बेसिक्स इंप्रूव कीजिए. जब अगर बच्चे का बेसिक इंप्रूव हो जाएगा तो आगे है ना अप्लाइड क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझेगा. जब उसका बेसिक ही नहीं है, हाउ ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग. तो स्कूल वालों के लिए, स्कूल वालों को भी इसके ऊपर मेहनत करनी है, और घर पे भी पेरेंट्स को इस पर मेहनत करनी है. अगर ये 1 या 2 साल आप ये करेंगे ना, तो हमारे जो वीक बच्चे हैं, हम इनको है ना अच्छी तरह उनका एजुकेशन लेवल, उनका एकेडमिक लेवल हम लोग इम्प्रूव करके वो भी है ना आगे बढ़ सकते हैं. Very good, sir. So, thank you so much, sir. This is the end of Thank you. this episode, and we'll be having our next episode soon. And the announcement for audience आपके लिए ये है कि आप इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जो लाइक 25 बेस्ट क्वेश्चंस हम उसमें से लेंगे और अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है मुहिद्दीन साहब उसको आंसर करेंगे. एजुकेशन रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. द बेस्ट 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड विद योर नेम. आपका नाम और डिटेल भी डाल दीजिएगा इफ़ यू वुड लाइक टू हैव योर नेम ऑन द क्वेश्चन. तो हम जो है वो क्वेश्चन के साथ में पूछेंगे. विल ऑल्सो ट्राई टू हैव अ काउंसलर विद अस इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. तो विल हैव अ लाइक इंटरेक्शन सेशन, अ टेबल कॉन्फ्रेंस विल बी देयर. जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश ये है कि ये एक try to take it as a kind of a helpful session for you and your family, your children and the people around you. जितना हो सके इसको पास ऑन कीजिए और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए थ्रू योर कमेंट्स एंड थ्रू योर क्वेश्चंस. देखिए, अगर हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी हमारे देश में हम तब्दीली ला सकते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम तब्दीली लेकर आ सकते हैं. ये ना किसी स्कूल का काम है इंडिविजुअली, और ना ही जो है किसी टीचर का काम है इंडिविजुअली. Everyone's participation is required. So we are doing our part, sir is doing his part, and you need to do your part. So let us all get together, try to bring a change and do some reformation in our education system. And with that, हम अपने देश के हालात को और बेहतर बना सकते हैं. और स्पेशली जो बच्चे बिलो एवरेज हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इमेजिन ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, बट उनकी जो साइकोलॉजिकल और मेंटल जो उनकी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, जिस वजह से आप इतने सारे अलग अलग केसेस भी देखते हैं, एंजाइटीज़, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल केसेस, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा पोर्शन हमारी कंट्री में जो है मिसगाइडेड हो रहा है. यहाँ पे एक चीज़ जी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई प्रेजेंट CBSE नॉर्म्स में है ना, एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट है ना, वो लोग मस्ट कर दिए हैं, मैंडेटरी कर दिए हैं CBSE स्कूल्स में. तो एक काउंसलर को भी रखना ज़रूरी हो गया है जी. क्योंकि बच्चों का है ना, बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि वो मेंटली डिप्रेस्ड है. जी तो काउंसलिंग के लिए है ना, एक काउंसलर को अपॉइंट करना एक मैंडेटरी हो गया है हर स्कूल. जी. या तो दिस इज इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. जय हिंद. थैंक See you in the next episode. यू वेरी मच. Thank you. शुक्रिया.